सो स्टूडेंट, अब तक हमने जो देखा वो लैक ओपेरॉन के बारे में था, वो टीआरपी ओपेरॉन के बारे में था। इस तरह हमने ओपेरॉन कंप्लीट किया। ओपेरॉन में आपको जो कंसेप्ट थे स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, इनके बारे में आपको समझ में आया। ओके, अब उन्हीं को लेके हम एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन, वो हम आज देखेंगे, मतलब अभी देखेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन पहले क्यों नहीं पढ़ाया, उसका एक रीज़न है कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन पढ़ाते वक्त उसमें कुछ कंसेप्ट आते थे, वो फिर कंसेप्ट के लिए मुझे आपको वापस वो लैक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन उस पे जाना था। ओके, इसलिए मैंने आपको टीआरपी, लैक ओपेरॉन पहले से पढ़ा दिया ताकि ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है हमें जल्द से जल्द समझ में आए। ओके, तो शुरू करते हैं 6.8 एनसीईआरटी का रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उसमें सबसे पहले उन्होंने बात की है रेगुलेशन के बारे में। देखो, सिंपल सी बात है, जीन जब एक्सप्रेस होगा, जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होगा तो वो जाहिर सी बात है प्रोटीन बनाएगा, मतलब वो बनाएगा पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाएगा वो? पॉलीपेप्टाइड, जैसे प्रोटीन बनाएगा वो। अब जब जीन एक्सप्रेस होके जब प्रोटीन बनाएगा, उसमें अलग अलग स्टेप्स आती है, जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, तब जाके प्रोटीन बनेगा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंट्रल डोग्मा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल डोग्मा हो रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है, इनके बीच में जितनी भी स्टेप्स है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की, उनके ऊपर हम रेगुलेट कर सकते हैं, उनके ऊपर हम रोक लगा सकते हैं। ओके, मतलब वही रेगुलेशन का होना है, कंट्रोल का होना। जीन जब एक्सप्रेस होगा तो बीच वाली जो स्टेप्स है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वहाँ पे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमें प्रोसेस को रोकना है या फिर हमें उसको शुरू करना है। बात समझ में आ गई? मतलब कि हम प्रोसेस को रोक भी सकते हैं और उसको इनिशिएट भी कर सकते हैं, मतलब शुरू भी कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात उन्होंने जो की है वही है, मतलब पहले तो मैंने आपको समझाया कि हम रेगुलेशन को जो है वेरियस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कर सकते हैं, ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं। ओके, अब आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा यूकैरियोटिक को लेके। यूकैरियोटिक में केस ऐसी है कि यूकैरियोटिक में आप जानते हैं कॉम्प्लिकेट सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम को लेके। और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है कि वहाँ प्रोसेसिंग भी चलती है, आरएनए प्रोसेसिंग। तो यूकैरियोटिक में जो एक्चुअली स्टेप्स है वो कुछ बढ़ गए हैं, जो प्रोकैरियोटिक में नहीं हो सकते। ओके, यूकैरियोटिक में क्या है, हमें अलग अलग जगह पे कंट्रोलिंग करना है, अलग अलग जगह पे रेगुलेशन करना है। उसका पहला जो जगह है वो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वहाँ पे हम रोक लगा सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है, डीएनए के ऊपर एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वहाँ पे हम रोक लगा सकते हैं। दूसरा प्रोसेसिंग, स्पेशली आप जानते हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग। स्पेशली एमआरएनए प्रोसेसिंग में आप जानते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, हमने वो इंट्रॉन एक्सॉन की कहानी पढ़ी है, हमने उसमें से एक्सॉन जो है वो काम का है, वो कोडिंग सीक्वेंस है। हमने इंट्रॉन को बाहर रिलीज़ किए थे, मतलब हमने इंट्रॉन को रिमूव किया था, उनके लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स यूज़ किया था स्प्लाइसियोसोम करके। दैट्स रेगुलेशन। तो आप एमआरएनए की जो प्रोसेसिंग वाली स्टेप है यहाँ पर भी आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। गॉट इट? तीसरा जो स्टेप है वो है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक, मतलब किसका ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट जो है वो खुद एमआरएनए का है। जब एमआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ रहा है, दैट्स अ ट्रांसपोर्ट। देखिए क्या था वो कंसेप्ट, ये था एक न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर बन गया है एमआरएनए। अब वो एमआरएनए जो है इस न्यूक्लियर पोअर के ज़रिए वो एमआरएनए, ये सेल है मान लो, और ये है साइटोप्लाज्म। तो ये जो एमआरएनए है इस न्यूक्लियर पोअर को क्रॉस करके कहाँ पे आ रहा है? साइटोप्लाज्म में आ रहा है।
ओके, दैट्स ऑल्सो हम मतलब ये भी एक रास्ता है अगर हमें कंट्रोलिंग करना है तो। जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के अगर साइटोप्लाज्म में ट्रैवलिंग कर रहा है, उस ट्रैवलिंग करते समय हम न्यूक्लियर पोर के नज़दीक उसको रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये थी हमारी तीसरी मेथड, दैट्स वी कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट। चौथी मेथड जो है वो भी ट्रांसक्रिप्शन के बाद की है, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन हो रहा हो, राइबोसोम जुड़ रहे हैं, टीआरएनए आ रहा है, वो जो असेंबली हो रही है उसको भी आप रोक सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन पे रोक लगाना, एमआरएनए प्रोसेसिंग के ऊपर रोक लगाना, ट्रांसपोर्ट पे रोक लगाना और ट्रांसलेशन पे भी रोक लगाना। इसके अलावा पांचवा और मेथड है, ट्रांसलेशन के बाद होता है पोस्ट ट्रांसलेशन। मतलब है जो प्रोटीन बना उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना। और आप जानते हैं, हमने सेल पढ़ा है, सेल में जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। मतलब कोई प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन के अंदर और कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है ना। सो जो मॉडिफिकेशन है प्रोटीन का, उसके ऊपर हम रोक लगा सकते हैं। दिस कॉल्ड एज अ पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये सब बात थी रेगुलेशन को लेके, और स्पेशली वो यूकैरियोटिक की बात किया था मैंने। अभी जो किसी भी सेल का, सेल में जो एक्सप्रेशन होता है, जीन जो एक्सप्रेस होता है सेल के अंदर, उसकी कुछ ना वजह होती है। वजह का मतलब होता है जैसे कि बाहर का एटमॉस्फेयर का होना, बाहर का फिजियोलॉजी का होना, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे उसको एक एक्टिवेटर चाहिए, एक फोर्स चाहिए जिनकी वजह से वो जीन एक्सप्रेस हो सके, कोई रीज़न चाहिए। जैसे एग्जांपल समझिए, अब ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया चाहता है कि उसका जीन अगर एक्सप्रेस हो, ये जीन है, ये एक्सप्रेस होना चाहता है, लेकिन जीन को एक्सप्रेस होने के लिए वजह चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, वो मेटाबॉलिक फोर्स हो सकता, मतलब मेटाबॉलिक हो सकता है, वो फिजियोलॉजी हो सकता है, या फिर वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है। ओके, और एनवायरनमेंट की वजह से, फिजियोलॉजी की वजह से, मेटाबॉलिक की वजह से जीन एक्सप्रेस होगा। जब ये जीन एक्सप्रेस होगा तब जाके अल्टीमेटली यहाँ पे कौन बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो जीन का एक्सप्रेस होना डिपेंड करता है कि एक्चुअल में उसे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वजह, क्या है वजह, है कि नहीं है। जैसे कि हमारे अंदर की जीन एक्सप्रेस होके हमारे अलग अलग कलर्स आते हैं, अलग अलग मतलब होता है जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो लोग फेयर है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा है, तो वहाँ के लोगों के जीन भी वैसे हैं। ओके, जो साउथ इंडिया है वहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, सन रेडिएशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग जो है वो थोड़ा डार्क में आते हैं। ओके, तो ये जो कलर हुआ या फिर ये जो इवोल्यूशन है, ये सब हमारे बाहर का इफ़ेक्ट कैसा है हमारे जीन के ऊपर, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। गॉट इट। तो बाहर का असर हमारे जीन एक्सप्रेशन पे होगा। चलो बात समझ में आई। मैं इसका एग्ज़ाम्पल लूँ अभी, जैसे बैक्टीरिया को लेके मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा। एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी में दिया है उन्होंने, समझिए। इसलिए मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको लैकोप्रोन इसलिए पहले पढ़ाया ताकि आपको एग्ज़ाम्पल ये समझ में आए कि एग्ज़ाम्पल ऐसा है, ये है बैक्टीरिया और इसका जो मीडिया है, ये मीडिया है, इस मीडिया के अंदर लैक्टोज़ है। कौन है, लैक्टोज़। अगर मीडिया में लैक्टोज़ है तो अल्टीमेटली ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया वहाँ पे उसके खुद के जीन्स को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करके वहाँ पे वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज या बीटा गैलेक्टोसिडेज। एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इस लैक्टोज़ को, एक्चुअली लैक्टोज़ को जो है वो सेल के अंदर परमीज नाम के एंजाइम की वजह से सेल के अंदर बुलाया जाता है। फिर ये जो लैक्टोज़ है सेल के अंदर जैसे आएगा, इस लैक्टोज़ के ऊपर पूरी तरह से अटैक होता है इस गैलेक्टोसिडेज का। मतलब है बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज़ को ब्रेक करेगा और लैक्टोज़ को ब्रेक करके दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक है ग्लूकोज,
एक है गैलेक्टोज। वंस अगेन समझिए, सेल के बाहर कौन था? लैक्टोज था, इसलिए सेल को इशारा किया गया, इस सेल का जो जीन है उसको एक्सप्रेस किया गया, क्योंकि रीज़न है बाहर लैक्टोज है, लैक्टोज को ब्रेक करना है। तो जैसे कि ये डीएनए है वो एक्सप्रेस, मतलब जीन एक्सप्रेस हुआ, बीटा गैलेक्टोसिडेज बना, उसने लैक्टोज को ब्रेक किया, तब जाके ग्लूकोज गैलेक्टोज मिला। और ये जो ग्लूकोज है वो एनर्जी का सोर्स है। किसके लिए? ये खुद सेल के लिए, इसलिए उसने लैक्टोज को ब्रेक किया ना, ताकि उसको लैक्टोज को ब्रेक करके उसमें जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के तौर पे मिल सके। अब यहाँ पे क्या हुआ? जीन एक्सप्रेस क्यों हुआ? रीज़न है लैक्टोज करके। अब बताइए, अगर यहाँ पे मैं लैक्टोज ना लूँ, सेकंड कंडीशन क्या है वो देखिए। सेकंड कंडीशन है कि बैक्टीरिया का जो सेल है इसमें जीन तो है, ठीक है, लेकिन बाहर में नो लैक्टोज। बताइए, लैक्टोज ही नहीं है बाहर। अगर बाहर लैक्टोज नहीं हुआ, क्या यह जीन एक्सप्रेस होगा? नेवर। क्या ज़रूरत क्या है एक्सप्रेस होने की? उसको बाहर लैक्टोज ही नहीं है तो क्यों ब्रेक करेगा उसको वो? तो क्यों एक्सप्रेस होगा वो? इस तरह मैंने आपको कहा बाहर कैसे कंडीशन है, बाहर का मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग सेल का जो जीन है वो एक्सप्रेस होता है और नहीं होता है। समझ में आया आपको? हाँ। वैसे ही एक्सप्रेशन को लेके मैं और एक बात कहना चाहूँगा, जो एम्ब्रियो के कंडीशन में होती है, जो एम्ब्रियो कंडीशन में होती है, जैसे कि ज़ायगोट जब डिवाइड होना शुरू हो जाता है, उसका डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है, उसका डिवीज़न शुरू हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ज़ायगोट जब डिवाइड होगा तब उसमें अलग अलग से जैसे मोरूला का बनना, ब्लास्टुला का बनना, गैस्ट्रुला का बनना, उसके बाद में एम्ब्रियो का बनना, उसकी डेवलपमेंट होना, इन सारी चीज़ों के पीछे जीन का एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। और जब उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही हो तब वहाँ पे जो सारे के सारे जो जीन्स हैं जो ग्रुप में है, वो जीन जो है वो कोऑर्डिनेटली एक्सप्रेस होते हैं। अगर वो जीन कोऑर्डिनेटली एक्सप्रेस होते हैं तो अल्टीमेटली उस बच्चे का डेवलपमेंट, डिफ्रेंशिएशन कंटिन्यू चलता रहेगा अप टू 9 मंथ। बात समझ में आ गई? तो इसमें 2 एग्जांपल याद रखना, एक बीटा गैलेक्टोसिडेज का एग्जांपल जो इकोलाई से बिलोंग कर रहा है, बैक्टीरिया से बिलोंग कर रहा है। दूसरा मैंने कहा एम्ब्रियो का एग्जांपल, जिसके डेवलपमेंट में जीन का एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इन प्रोकैरियोटिक वाले केस में। प्रोकैरियोटिक के केस के ऐसे ही पता है क्या कि इसमें आप ट्रांसलेशन के ऊपर रेगुलेशन नहीं कर सकते जैसे यूकैरियोटिक में किया था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या है कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ उसी वक्त साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रांसलेशन के वक्त मॉडिफिकेशन की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। दूसरा ये है उसमें कि आप आरएनए प्रोसेसिंग के ऊपर भी आप ये नहीं कर सकते, रेगुलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग होती ही नहीं है, हार्डली होती है। आरएनए प्रोसेसिंग इसलिए हार्डली होती है क्योंकि वहाँ पे साइटोप्लाज्म अकेला है, न्यूक्लियोप्लाज्म तो वहाँ पे है ही नहीं, इसलिए हमने आरएनए प्रोसेसिंग नहीं किया था वहाँ पे। एचएनआरएनए वहाँ बनता नहीं है, मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियस जो आरएनए है, एचएनआरएनए, ओके, जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं, वो तो उसमें है ही नहीं। तो एचएनआरएनए ना होने की वजह से प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम नहीं आता। तो प्रोसेसिंग पे रेगुलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन पे जो रेगुलेशन है वो नहीं होगा, उसमें एक ही बचा है, वो है ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए बैक्टीरिया में जो भी रेगुलेशन होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है। इतनी बात याद रखो। यस, वॉट एवर द रेगुलेशन टेक प्लेस इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली ऑन ट्रांसक्रिप्शन पे होता है। गॉट इट? इसलिए मैंने पॉइंट लिखा इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है रेगुलेशन। उसके बाद जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे यहाँ मैं लूँगा, मैं एनसीईआरटी में नाम है ये एक्सेसरी प्रोटीन्स। एक्सेसरी प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेशन में काम करते हैं। एक्चुअली ये जो एक्सेसरी प्रोटीन होते हैं ये मिल जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ।
और आरएनए पॉलीमरेज को रोक देते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। मैंने पहले बोला ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है ये सब कुछ। तो वो कैसे होगा, जो एक्सेसरी प्रोटीन है ये अलग से प्रोटीन है जो अलग से बनता है, और इसको बनाने के लिए जो जीन चाहिए वो भी अलग से जीन है, जिसको हमने बोला रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन वो बनाता है एक्सेसरी प्रोटीन को, जो आरएनए पॉलीमरेज को रोक लगाता है। आरएनए पॉलीमरेज को रोक लगाने के बाद क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? नहीं होगा। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को आप याद रखो कि एक्सेसरी प्रोटीन स्टॉप द आरएनए पॉलीमरेज, होल्ड द आरएनए पॉलीमरेज, दैट्स व्हाई इट ब्रेक्स द ट्रांसक्रिप्शन, इट स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। गॉट इट। अभी वक्त आ चुका है कि मैं एक्सेसरी प्रोटीन का नाम बताऊँ। एक्सेसरी प्रोटीन मतलब होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। एक्सेसरी प्रोटीन का मतलब होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। एक्सेसरी प्रोटीन का मतलब है रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। रेगुलेटरी प्रोटीन इनमें भी पॉजिटिव, इनमें भी निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो एक्टिवेटर हुआ, उससे फ़ायदा हुआ, उससे रिएक्शन आगे बढ़ी। तो रेगुलेटरी प्रोटीन इनमें भी पॉजिटिव, दैट इज़ एक्टिवेटर, और इनमें भी निगेटिव, दैट इज़ रिप्रेसर, स्टॉप करने वाला। वंस अगेन, रेगुलेटरी प्रोटीन एक तो एक्टिवेटर होगा या फिर वो रिप्रेसर होगा। एक्टिवेटर का मतलब पॉजिटिव और रिप्रेसर का मतलब निगेटिव। चलो बात समझ में आई। अभी हम ये देखते हैं, मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ रिप्रेसर प्रोटीन, और उसके साथ मुझे यहाँ पे लिखना है ऑपरेटर। आपने एक बात नोटिस की होगी, हमने ऐसे ओपेरॉन का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, आपको अगर याद आया तो यहाँ पे प्रमोटर था, यहाँ पे रेगुलेटरी जीन था, यहाँ पे प्रमोटर था, यहाँ पे ऑपरेटर था। ओके, उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स थे ZYA। मैं लैकोपेरॉन को लेके बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, ZYA। मुझे यहाँ पे कहना क्या है वो देखिए। मुझे ये कहना है कि यहाँ पे जो I है, I यहाँ पे मतलब रेगुलेटरी जीन है जो एक्सप्रेस होगा, तब जाके वो बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। तो इसने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन, और वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है, वो रिप्रेसर प्रोटीन किसको बाइंड होने वाला है? ऑपरेटर को। ऑपरेटर किसके बाजू में है? प्रमोटर के बाजू में है। तो कहने का मतलब क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर से बाइंड हुआ तो प्रमोटर की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रमोटर की एक्टिविटी मतलब ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ अभी तक। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हुआ, इससे क्या होगा? इससे प्रमोटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए ZYA का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ओके, मुझे यहाँ पे कहना क्या था? मुझे ये कहना था कि रिप्रेसर प्रोटीन और ऑपरेटर, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर मिल जाए तो वो प्रमोटर की क्वालिटी ख़राब कर सकते हैं, प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन ख़राब कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो ये हुआ RP ऑपरेटर प्रमोटर के हिसाब से। लास्टली मैं ये बात करूँगा आपसे कि देखो, जैसे ओपेरॉन होगा, जैसे भी ओपेरॉन होगा वैसे उसके अंदर आपको ऑपरेटर एंड रिप्रेसर प्रोटीन मिलेंगे। जैसे ओपेरॉन होगा, कई सारे ओपेरॉन होते हैं, उसके अंदर उसी के जैसा होता है ऑपरेटर और रिप्रेसर प्रोटीन। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं लैक ओपेरॉन। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे लैक ओपेरॉन की। लैक ओपेरॉन में आप पाओगे कि देयर इज़ अ लैक ऑपरेटर, और दूसरा यहाँ पे है लैक रिप्रेसर। रिप्रेसर कौन होता है? रिप्रेसर होता है प्रोटीन। ओके, तो लैक ओपेरॉन का टाइप है,
ऐसे लैक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, ओके, ऐसे अलग अलग ओपेरॉन दिए उन्होंने। तो लैक ओपेरॉन के अंदर कौन सा ऑपरेटर? लैक ऑपरेटर। वहाँ पे कौन सा प्रोटीन? लैक प्रोटीन, मतलब लैक रिप्रेसर। ऐसे अलग अलग ओपेरॉन होंगे, उनके अलग अलग रिप्रेसर प्रोटीन होंगे और अलग अलग वहाँ के ऑपरेटर्स होंगे। ओके, ये मुझे बात कहनी थी। और एक बात आप समझ लो, ऑपरेटर जहाँ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है और उसकी वजह से एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो एक रेगुलेशन के बारे में था, वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में था। आप एनसीईआरटी से ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लो। आप टीआरपी ओपेरॉन भी पढ़ लेना और लैक ओपेरॉन भी पढ़ लेना। लैक ओपेरॉन के ऊपर अच्छे से फोकस करना। यहाँ पे हमारा जो एनसीईआरटी का 6.8 जो टॉपिक है वो पूरी तरह से अभी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।